Hello students, welcome to P2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So I welcome you all to the fifth lecture of electromagnetic induction and ऐसे समझ लो कि important lecture है because इसके अंदर theory कम है ना, मतलब जितना lecture 1 to 4 अपन ने पढ़ा है ना चैप्टर का उसको मिला के equal weightage ऑलमोस्ट इंडक्टेंस का आ जाता है. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है. इसमें हम इंडक्टेंस, इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स वही सब देखेंगे. ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से आराम से इत्मीनान से क्लास को अटेंड करना है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है. ठीक है, और जहाँ जहाँ एग्जांपल्स दूंगा बेटा वो खुद से ट्राई ज़रूर करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो देखो इस पार्ट में ना बेटा, इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इंडक्टेंस, है ना, एंड व्हाट इज एन इंडक्टर. यानी दो टर्म्स होती हैं, एक इंडक्टेंस और एक इंडक्टर. हमें इन दो टर्म्स को देखना है. ठीक है, तो जहां तक हम लोग बेटा इंडक्टर की बात करते हैं, ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत आप घर में बना सकते हो आराम से. हमने क्या किया, देखो ये डायग्राम दिख रहा है, इसको ध्यान देना. यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये बेसिकली कोर जैसा कुछ होता है. ठीक है, ये क्या होता है अपने पास, कोर. कोर मतलब आपने कोई सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया और उसके ऊपर आपने एक वायर रैप कर दी ऐसे 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 करके. ठीक है, यानी एक कोर लिया और उसके ऊपर क्या कर दी, वायर्स की वाइंडिंग्स क्रिएट कर दी. तो अब ये जो मिल गया ना अपने को, दैट्स एन इंडक्टर. तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सिंपली एक तरीके से अपने सोलेनॉइड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस उसी को अपन क्या कह सकते हैं, एक इंडक्टर कह सकते हैं. अब सोलेनॉइड तो क्या एक फिक्स हो गया कि भाई इसी शेप का होता है. अब इंडक्टर हो सकता है 1 टन का बन जाए, हो सकता है n टन्स का बन जाए. तो बेसिकली इट इज नथिंग, सिंपली कोर के ऊपर तार रैप कर दी, दैट इज आवर इंडक्टर. इतना तो समझ में आता ही. इसी इंडक्टर को बेटा आगे जाके कभी कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अपन चोक कॉइल के नाम से भी जानते हैं. ये जब चोक कॉइल लिखा रहता है ना, तो चोक कॉइल इज इफेक्टिवली एन इंडक्टर ओनली. जैसे कैपेसिटर है, उसी से मिलके बनता है कंडेंसर, है ना. ये टर्म्स यूज होती है, अपने को रिलेट करनी पड़ेंगी. ऐसे कभी चोक कॉइल लिखा हो, दैट मीन्स एन इंडक्टर. चलो इतनी बात तो समझ आती है. बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं. अब आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान से सुनना बेटा. हम कह रहे हैं कि जो ये इंडक्टेंस है, ये इंडक्टेंस इस इंडक्टर की प्रॉपर्टी है. बोले ठीक है सर, कैसी प्रॉपर्टी है, मैं कभी समझा दो. इस इंडक्टर में बेटा अगर हमने कहीं से कुछ करंट फ्लो करवाया, हमने क्या कराया, कुछ करंट फ्लो करवाया इस तरीके से. लेट्स से अपन ने यहां पे कुछ करंट फ्लो करवा रखा है, लेट्स से आई. अगर करंट फ्लो करेगा और एक सोलेनॉइड जैसा दिख रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा. बोले सर बिल्कुल क्रिएट होगा, 100% क्लियर होगा. इनफैक्ट हमें तो फॉर्मूला भी याद है, म्यू नॉट एन आई जैसा कुछ होता है. मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही. मतलब करंट फ्लो किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा. अगर आपने इस करंट को किसी तरह से बेटा चेंज करने की कोशिश की, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होने की कोशिश करेगा. बोले बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% करेगा, क्योंकि म्यू नॉट एन आई में आई तो करंट ही है. बोले हाँ सर ठीक है. मतलब आई बदला तो आई बदलने पे मैग्नेटिक फील्ड बदला. बोले ठीक. मैग्नेटिक फील्ड बदला तो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने पे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो बदला. बोले बिल्कुल बदला सर. और बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बदला तो एज पर फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसा कुछ हो गया. मतलब उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ कि नहीं हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में. बोले बिल्कुल हुआ सर. एज पर लेंज लॉ ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ. जैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी तो करंट प्रोड्यूस करेगा और इस करंट को क्या करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा. तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझते हैं बेटा कि ऑन चेंजिंग द करंट ऑफ ए कॉइल ऑफ एन इंडक्टर, इट्स मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंडक्टेंस. अंडरस्टूड द पॉइंट, क्लियर. तो बेसिकली खाली इतनी सी कहानी है कि भाई अगर आप इसमें करंट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो इसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एफ इंड्यूस हो जाएगा, जो चेंज इन करंट को अपोज कर देगा. यही तो लेंज लॉ कहता है, करेक्ट. और उसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से अपोजिशन होता है, उसे कहते हैं इंडक्टेंस. ये सिर्फ समझने के लिए बेटा, इस पे कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते अपने पास, वो आगे जाके बढ़ेंगे सेल्फ और म्यूचुअल के अंदर, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसीलिए ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना. इसीलिए कभी कभी बेटा हमको ये जो इंडक्टेंस है ना, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया. ये टर्म यूज होती है.
बच्चे बोलते सर ऐसा क्यों? भाई इनर्शिया क्या होता है? जो मोशन में चेंज को अपोज करता है, स्टेट को चेंज को अपोज करता है। मैकेनिक्स में पढ़ा था। बोले बिल्कुल सर। वैसे ही बेटा करंट में चेंज को जो प्रॉपर्टी अपोज करती है उसी को तो इंडक्टेंस कह रहे हैं। ये जो इंडक्टेंस था ये क्या था? ये करंट में चेंज को अपोज करता है, इसलिए इसको कह देते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। तो कभी अगर स्टेटमेंट आ जाए कि कैन इंडक्टेंस बी ट्रीटेड एज एन इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, यस। व्हाई? बिकॉज इट अपोजेस द चेंज इन करंट इन अ कॉइल। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोले हाँ सर इतनी बात तो समझ में आती है। देखो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया, बस इतना बताया इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, होता क्यों है और इंडक्टेंस करता क्या है। एक लाइन याद रखनी है अगर इस पूरी स्लाइड पे, तो बस इतनी सी कि इंडक्टेंस विल अपोज एनी चेंज इन करंट ऑफ अ कॉइल, दैट्स इट। बोले ठीक है सर ये क्लियर हो गया। तो एक बार अपनी लैंग्वेज में जितना कॉपी करना है बेटा कॉपी कर लो, है ना। और मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी अपन सेल्फ म्यूचुअल ये सब पढ़ेंगे। अब देखो थोड़ा अटेंटिव हो जाना अच्छे से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, आप पॉज करके कर लो। देखो बेटा हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। देखो नाम को डिकोड करना है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ वर्ड का मतलब क्या होता है? खुद। यानी कि अगर इंडक्टेंस खुद की वजह से आ रहा है, इंडक्टेंस को कैसे रिलेट किया था कि जो कॉइल में करंट को चेंज करे। तो अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो किया और उसके खुद के करंट में चेंज की वजह से ही उसके अंदर क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, तो हम कह देंगे कि वो प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्टेंस है। बात समझ में आती है? भाई ईएमएफ इंड्यूस होता है किसकी वजह से हो रहा है? कॉइल के खुद के करंट के चेंज की वजह से। इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। जब आदमी खुद से ही प्रेरित हो जाए, राइट। प्रेरित का मतलब है खुद ही से मोटिवेट हो जाए। तो कई बार होता है ना बेटा कि हम कभी कभी दूसरों से मोटिवेट होते हैं, कभी खुद से ही हो जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। अंडरस्टूड? जो कॉइल में खुद के करंट के चेंज की वजह से जब ईएमएफ इंड्यूस हो। बोले ठीक है सर, इसको मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? मैं समझाता हूँ, आराम से समझ रहा हूँ, बहुत आराम से समझ रहा हूँ। एक बात तो ये समझ में आती है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए होता है? सिंगल कॉइल के लिए, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉइल है ना। बहुत ध्यान से सुनना। तो हम कहते हैं कि इसको अगर मैथमेटिकली देखना चाहें, लेट्स से हमारे पास कोई एक कॉइल हो, कोई इस तरह की कोई कॉइल है, ठीक है, ऐसी कोई कॉइल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इस कॉइल में अगर लेट्स से कुछ आई करंट जा रहा होता, ठीक है, और आपने इस आई करंट को ही चेंज कर दिया होता, तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होता। उस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। जहां तक मैथमेटिकली बात करते हैं बेटा, जो फ्लक्स होगा इस कॉइल से, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ दिस कॉइल। एक ही तो कॉइल है, तो खुद ही का करंट अगर ज्यादा होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यहां से प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं बेटा, तो एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम क्या कह देते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं। समझते हो? तो ये जो कैपिटल एल अपने पास निकला है, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आती है? अगर मैं इस एल की बात करता हूं तो बेटा इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो यूनिट ध्यान रखनी है। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है बेटा हेनरी, ठीक है, हेनरी, करेक्ट। अगर कभी मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होगा तो फाई बाई आई से निकाल लेंगे, फाई का हमको ऑलरेडी पता है। बोले ठीक है सर। इसके अलावा एक एडिशनल चीज ध्यान से सुनना, जब कभी भी मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होगा तो मुझे फ्लक्स लिखना पड़ेगा। फ्लक्स हमने बहुत डिटेल में लिखा है पूरे 4 क्लासेस के अंदर। आई हमको डायरेक्टली करंट आई है वो दे रखा होगा, आई आई अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अंडरस्टूड? यानी मैथमेटिकली बेटा फाई बराबर एल आई, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। जब फाई का मतलब है इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, आई का मतलब है इस कॉइल में फ्लो करने वाला करंट, और एल का मतलब है इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। बोले ठीक है सर। इसके अलावा एडिशनली एक चीज और ध्यान देना अच्छे से। एडिशनली अगर अपन देखते हैं तो यहां पे बेटा हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर मैं इस फाई को डिफरेंशिएट करूं, बहुत ध्यान से सुनना है, यहां लिखता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, येस और नो? बोले सर बिल्कुल, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। फाई का डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी, एल तो लिखा हुआ है, आई का डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी टी। बोले ठीक है सर। अब यहां पर अगर मैं माइनस लगा दूं तो किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। बोले नहीं सर हमको कहेंगे तकलीफ का, बिल्कुल ठीक, माइनस माइनस लग गया। अब बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी क्या होता था? माइनस डी फाई बाई डी टी यूज टू बी आर ईएमएफ इंड्यूस्ड।
अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो एज पर फैराडेज लॉ ए इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और वही तो क्या आ गया माइनस एल डी बाई डी टी। तो यहां से अगर अपन देखें तो हमें यह भी समझ में आता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। खूब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बता रहा हूं, डायरेक्ट और बहुत ईजी टू सॉल्व, बहुत ईजी टू सॉल्व। अंडरस्टूड? तो इस पे थोड़ा सा फोकस करके करेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी देखो एग्जांपल्स कराऊंगा, एग्जांपल देख के समझ आएगा सर ये तो बहुत ईजी एग्जांपल्स है, जबकि वही एग्जांपल्स आपको टफ लग रहे होंगे पहले, ठीक है ना? तो थोड़ा पेशेंस से सुनना है बस अच्छे से। तो आई होप इतना पार्ट समझ आया होगा कि फाई बराबर एल आई, बोले ठीक है सर, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, यूनिट अपने हेनरी हो गई, और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इसकी वजह से वो माइनस एल डी बाई डी टी आ गया या माइनस डी फाई बाई डी टी आ गया, ठीक है। अब आराम से इत्मीनान से अपनी कॉपी में सारे पॉइंट जॉट डाउन कर लो, है ना, 3-4 पॉइंट्स एक बार लिख लो, फिर अपन क्या करते हैं एग्जाम्पल्स उठाते हैं इस पे। पहले आप लोग ट्राई करना, एक मैं समझा दूंगा, फिर अगला आप ट्राई करना, है ना, ऐसे करते हैं, मिलके करेंगे, ठीक है। चलो आप पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है, मैं क्लास को आगे लेके चलता हूँ, आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। ऑलराइट, देखो पहला एग्जाम्पल, है ना, आराम से सुनना है। हमने कहा पहले एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि भाई हम एक कॉइल लेते हैं, इस तरह की सर्कुलर कॉइल, बोले ठीक, और हमने बस ये बोला कि भाई सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है वो हमें कुछ दे दिया गया होगा कैपिटल आर। हमें जो डेटा गिवन है ना वो मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल आर दे रखा है इसका रेडियस, और एक कॉइल है, और बोला गया है कि इसी का क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड कैपिटल एल ऑफ दिस कॉइल, सिंगल कॉइल का। और देखना कितना आसान है, आप खुद बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है। हमें इस कॉइल का निकालना था सेल्फ इंडक्टेंस, बोले ठीक, हम मान लेते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ लेट्स से आई करंट फ्लो कर रहे हैं। ये कन्वेंशन बेटा मैंने आपको पहले सिखा रखा है लास्ट लेक्चर्स में कि डबल एरो का मतलब क्या होता है, करंट बाहर आ रहा है। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर बाहर वाली साइड और कौन सी वाली साइड अंदर होगी, क्योंकि 3D जैसा डायग्राम दिख रहा होता है। तो जो भी डबल एरो है वो बाहर है, मतलब करंट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, समझिए बेटा, बोर्ड से बाहर आ रहा है ऊपर से और नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है, बोले ठीक। यानी करंट अगर ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल के आएंगी, ठीक, बोले ठीक है सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ठीक। हमने कहा हमें अगर सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली फाई बराबर एल आई लिख रहे हैं, बोले ठीक। फ्लक्स का मतलब होता था बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एल अपने को निकालना है, आई हमने अज्यूम किया हुआ है, बोले ठीक है सर, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल सेंटर पे क्या बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, ये बताया था आपको, करेक्ट। हम ये मान करके चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जबकि है नहीं, पर बेटा मैथमेटिकली ये हमारी लिमिटेशन आ जाती है, आप तो ऐसे समझो। तो जब भी सिंगल कॉइल का आपसे पूछ ले तो मान लेना कि कॉइल बहुत छोटी है, कैपिटल आर इज वेरी वेरी स्मॉल, ये अजम्पशन चल रहा है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड अपने पास म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। इनटू बेटा एरिया की जब बात करते हैं तो एरिया डू वी नो इट इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल ही तो है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, 9 से पढ़ते आ रहे हैं। साथ में आ जाएगा बेटा L इंटू आई। अब आप खुद अपने दिमाग से बताओ, यहां से क्या ये I से I नहीं कैंसिल हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल होगा। क्या यहां से ये कैपिटल R से R नहीं कैंसिल होगा, बोले बिल्कुल होगा। यानी इफेक्टिवली जो हमारे पास L बच गया, ये बच गया म्यू नॉट, म्यू नॉट के साथ साथ बेटा क्या बचा अपने पास, पाई के साथ क्या बच गया, R डिवाइडेड बाई 2। दैट्स ऑल, फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म। कितना आसान है, देखो मैं कह ही रहा था आपको बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस देखने में टफ लगते हैं, वो थोड़ा एक्सपोजर वाली बात है। तो आप अच्छे से समझ लो कि कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक के साथ देखना है अपने को, और कोशिश ये करनी है कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। इससे जस्ट पहले ही तो पढ़ा है अपन ने, फाई बराबर एल आई। अब ब्रेन में अपने फीड कर लो एकदम कि मुझे तो कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होगा तो आई स्ट्रेट अवे यूज फाई इक्वल टू एल आई, दैट्स इट। अब अपना फोकस एरिया क्या हो गया, फ्लक्स निकालना हो गया, और उसकी तो हमने खूब प्रैक्टिस की है, तो कहां दिक्कत आएगी वो तो, ठीक है। तो एक बारी के लिए इसको अच्छे से समझ लो, फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगा और कोशिश करूंगा कि मतलब आप ट्राई कर लो एक बार उसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलो अच्छे से इसको कॉपी करो, समझो अच्छे से टाइम दे करके, और जब बिल्कुल क्लियर हो जाए ना तो फिर लेक्चर को आगे बढ़ाना है बेटा, वरना नहीं, ठीक है ना। चलो मैं बढ़ता हूं आगे।
तो बेटा द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, है ना, वो काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, मतलब ऐसे समझो कि एनसीईआरटी में भी दिया है और स्कूल एग्जाम्स में बहुत जनरली पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा ना, ध्यान देना अच्छे से। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेसिकली अ सोलेनॉइड, राइट। देखो बेटा सोलेनॉइड के बारे में अपन सबने पढ़ा हुआ है ना। सोलेनॉइड की अगर बात करें तो वी नो कि सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट, कुछ इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को गिवन है, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। सोलेनॉइड में बेटा देखो अपने को एक तो दे रखा है एल का मतलब हो जाएगा लेंथ, राइट, यानी कि यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो वी कैन डायरेक्टली राइट कि फ्रॉम ईयर टू ईयर ये जो निकल के आएगा बेटा ये लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड होता है, कितना लेंथ है। इसके अलावा दूसरी चीज़ अगर अपन देखें कैपिटल आर बेसिकली इज रेडियस, ठीक है, रेडियस। इसको भी अगर अपन डिनोट करना चाहें बेटा ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड से, कैपिटल आर। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और चीज़ है ना, जो हमें पता होनी चाहिए और वो बहुत कॉमन है, दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। कैपिटल एल का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, एल का मतलब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सो इफेक्टिवली बेटा ये कुछ टर्म्स हो गई, राइट। अब हमें इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, कहानी वापस वही, हमें फिर से क्या लिखाना पड़ेगा, फाई इक्वल टू एल आई, ठीक है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एक बार आप ट्राई कर लो, बिकॉज आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना आता है सोलेनॉइड का, आपको फील्ड पता है, एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, करेक्ट। तो फ्लक्स लिख दोगे, उसको एल आई के बराबर करो। देखो आई कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है, आज अज्यूम कर लेना ना, यहाँ पे अगर इफेक्टिवली देखें तो आप अज्यूम कर लेना कि लेट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यू जस्ट गिव इट अ ट्राई, देखो ट्राई करके देखो थोड़ा सा, है ना, शायद आपका बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं पॉज कर लो, ट्राई कर लो अच्छे से टाइम दे करके, और फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना, है ना। ऑफ कोर्स आई विल कंटिन्यू, राइट, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से बेटा जहां तक फ्लक्स की अगर अपन बात करते हैं तो वेरी इजीली वी कैन राइट फाई इक्वल टू एल आई। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, बिल्कुल आराम से लिखेंगे। जहां तक फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू, आप बोलोगे सर बी इनटू ए तो होता है, मैंने कहा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स भी तो जरूरी है भाई। ये बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा होगा। अच्छा करंट ऐसे जा रहा है ना, इसको करंट अगर ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन अपन रिवर्स कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है, लेट्स से, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अपने पास बी दे रखा है। ए का मतलब बेटा एरिया ऑफ वन टर्न होता है, और ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स तो ज्यादा है ना, तो अपने को जब टोटल फ्लक्स लिखना होता है तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, हो सकता है शायद आप लोगों ने भी की हो, लोड नहीं लेना है, बस ध्यान रखना कि आगे से नहीं होनी चाहिए, और सही है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। फिर तो बी इंटू ए इंटू क्या लिखूंगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, समझ गए बात को। ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, एल इंटू आई के। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के सेंटर पे या इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, म्यू नॉट एन आई। बोले यस सर, ये तो हमें पता है पहले से। ए की बात करेंगे तो एरिया, और कैपिटल एन को ध्यान देना इधर, यहां से अगर मैं चाहूं तो क्या कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल लिख सकता हूं, बोले यस बिल्कुल लिख सकते हो। तो यानी कि यहां से अगर अपन देखें तो कैपिटल एन को वी कैन राइट स्मॉल एन इंटू एल, एंड दिस शैल बी इक्वल टू बेटा हाउ मच, एल आई, ठीक है। बिल्कुल आराम से, देखो कोई जल्दी नहीं है ना, जो समझना है अच्छे से समझना है, हड़बड़ी नहीं। यहां से देखो अगर देखेंगे तो ये आई एंड आई कैंसिल्ड, राइट, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एल इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज एन इंटू एन, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, सो सिंपल, अंडरस्टूड। तो यानी कि यहां से अपने को आ गया, और इसको अपने को बेटा याद भी रखना है, ये अपने को याद भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो व्हेनेवर यू हैव अ सोलेनॉइड, है ना, लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट, हैविंग एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, तो इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, समझे, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। क्लियर बेटा। तो अगर आपका सही है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी है तो लोड नहीं लेना है, देख लो मिस्टेक कहाँ हुई है। मेरे हिसाब से यहीं पे गलती हुई होगी नंबर ऑफ टर्न से, बाकी तो आपने बना लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से जॉट डाउन कर लो, कॉपी कर लो, और जब एक बार हो जाए तो फिर आगे बढ़ना, है ना। फिर अपन इसके थोड़े और कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टर, इसी के और कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे, राइट। चल आप कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
ऑलराइट बेटा देखो कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं, है ना, अच्छे से समझना। द नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंडिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गिवन पॉइंट्स। ठीक है, कि यहां से अगर अपन देखते हैं तो कुछ गिवन पॉइंट्स के अक्रॉस अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा आपके दिमाग में कुछ कुछ शायद आ गया हो कि हम तो ई इंड्यूस्ड की तो बात करते हैं, और ई इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था, -LdI/dt। ठीक है, तो बेटा आप उसको देखो कैसे यूटिलाइज करते हैं, बहुत अच्छे से समझता। तो वो लिखने के लिए पहले एक पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके वो समझ पाओगे, तब जाके एग्जाम्पल्स लगा पाओगे। तो अच्छे से सुनना, ठीक है। स्टार पॉइंट, अगर हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई, अच्छे से सुनना मेरी बात, और हमें ये दे रखा है कि इस इंडक्टर में di/dt जो है वो कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो करंट है ना वो टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ रहा होगा। बोले ठीक है सर। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, कैपिटल है। अब हमें बोला जाएगा कि बताओ यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा या राइज कितना आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आप तो इंडक्टर को भूल जाओ और इंडक्टर को बना दो एक बैटरी। भाई ईएमएफ ही तो इंड्यूस कर रहा है, ईएमएफ कौन करता है, एक बैटरी या सेल। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सेल में। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, जब इसको सेल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम सीधे सीधे देखेंगे कि भाई सेल के कन्वर्ट करने के लिए एक तो हमें चाहिए ई, एक तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा, ईएमएफ। हमने कहा ठीक है भाई, ईएमएफ की अगर बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मॉड लगा देता हूं -LdI/dt। बोले ठीक है सर, मॉड का फायदा क्या है, वैल्यू आ जाएगी ना, मैग्नीट्यूड कह रहे हैं हम लोग। ठीक, बोले सर फिर डायरेक्शन पोलैरिटी का क्या करेंगे, बताता हूं। प्लस का मतलब है कि ये जो करंट है ये करंट बढ़ रहा होगा, करेक्ट, और जो इंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया की तरह काम करता है। बोले हाँ सर, यानी जो काम करोगे उसका अपोज करेगा। बिल्कुल हाँ सर, यानी कि यहाँ पे अगर करंट बढ़ रहा है तो ये करंट को कम करना चाहेगा। बोले हाँ सर। ध्यान से देखोगे तो करंट का डायरेक्शन ये था क्या, करंट इधर जा रहा था, और करंट इधर जा रहा था और आप कम करना चाहते हो, तो कम करने के लिए क्या हमें ऐसी बैटरी बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी, बताओ बताओ, कोई भी चीज मुश्किल लगी हो तो। ठीक, इसी का तो ईएमएफ को ई इंड्यूस कह रहे हैं, अंडरस्टूड। यानी इसी इंडक्टर को उठा के हमने ऐसे बैटरी बना दी। मैं एक बार पूरा फिर समझाता हूं ताकि ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इंडक्टर है तो यू कैन रिप्लेस इट विद अ सेल, सेल जिसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, -LdI/dt। बोले यहां तक तो ठीक है सर, केवल मैग्नीट्यूड लेना, यहां साइन वाइन का लोड नहीं लेना, खाली मैग्नीट्यूड लेना। बोले ठीक है सर। पोलैरिटी के लिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंडक्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आप जो करोगे करंट में, ये उसे अपोज करना चाहेगा। करंट इधर जा रहा था और बढ़ रहा था, अगर इधर जा रहा है और बढ़ रहा है तो कम करने के लिए आपको कहां करंट लगाना पड़ेगा, इधर अपोज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उल्टा करना है। बढ़ रहा था तो क्या करो, कम करो, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोज। तो करंट अगर इधर जा रहा था तो आपको करंट इधर लाना पड़ेगा, और इधर करंट लाने के लिए बेटा अपने को बैटरी देखो ऐसे ही तो लगानी पड़ेगी, तभी तो अपना करंट इधर आएगा। समझ पा रहे हो, ये रहा अपना करंट। इसलिए मैंने यहाँ बड़ा टर्मिनल और यहाँ पे छोटा टर्मिनल बनाया, अंडरस्टूड। इसीलिए ये वाला टर्मिनल जो है, अरे ये वाला जो टर्मिनल है बेटा, ये वाला टर्मिनल थोड़ा सा क्या है, बड़ा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आती है बात। तो ये ऐसे बैटरी बन गई। एक बार बैटरी बन गई फिर तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने को आता है, बहुत आराम से इसको हैंडल कर लेंगे, अंडरस्टूड। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बेटा, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही अगर अपन दूसरा केस देखें, है ना, उसे भी देख लेते हैं, समझना अच्छे से। मान लो हमारे पास एक और इंडक्टर है, ठीक है, एक और इंडक्टर है, इसमें भी करंट का जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ है, आई करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अब की बार बेटा ये जो di/dt था, ये di/dt हमें कैसा मिल गया, नेगेटिव। di/dt नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, di/dt नेगेटिव का मतलब ये हुआ, di/dt नेगेटिव का मतलब ये हुआ ठीक है, कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो यानी यहां से समझ आया कि करंट इधर जा रहा था और कम हो रहा था। अगर करंट कम हो रहा है, अगर करंट कम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोले सर अपोज करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। भाई जो चीज बढ़ रही है उसे घटाओ, जो चीज कम हो रही है उसे बढ़ाओ। तो यानी कि करंट अगर इस तरफ बढ़ाना है तो मुझे इसे एक ऐसे सेल से रिप्लेस करना पड़ेगा जो इसी डायरेक्शन में क्या दे दे बेटा, करंट दे दे, इस तरीके से, अंडरस्टूड। तो जब ये यहीं पे करंट फ्लो करेगा
देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, करेक्ट। तो इफेक्टिवली अब ये जो करंट है ये इसको क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा। समझ गए बात को। और यहाँ से जो ईएमएफ आएगा दैट विल बी अगेन सेम ई इंड्यूस, यानी वही माइनस एल डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो एक बार दोनों को मैं समराइज कराता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन जानना। एक इंडक्टर को आप एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो जिसका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, कहाँ से वहां से नंबर उठा लेना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, करेक्ट। डायरेक्शन के लिए वी विल यूज जस्ट लाइक लेंस लॉ की अपोज करता है। तो यहाँ करंट बढ़ रहा था, आप तो ऐसे ध्यान रखना जब भी करंट बढ़ेगा ना तो जिधर करंट जा रहा है उसके ऑपोजिट में बैटरी बना दो। बोले ठीक है सर। अगर मेरे को करंट कम होते हुए दिखाई दे रहा है तो जिधर करंट जा रहा है उसी हिसाब से बैटरी बना दो। बोले ठीक है सर, क्लियर। मतलब अगर करंट बढ़ा तो उल्टी बैटरी, करंट कम हुआ तो सेम डायरेक्शन की बैटरी। समझ गए बात को, पक्का। यानी ये वाला करंट जो है मैं लास्ट में लिखना चाह रहा हूं, ये वाला करंट आई था और ये वाला करंट कौन सा था, आई इंड्यूस। करंट बढ़ रहा था इसलिए दोनों ऑपोजिट थे। बोले ठीक है सर। यहां पर ये वाला जो करंट आएगा ये आई इंड्यूस, ये वाला जो करंट है वो तो आई है, करंट कम हो रहा है इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे ध्यान रख लेना आप, तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अंडरस्टूड। अगर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है ना तो इसको बेटा आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना ही पड़ेगा। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में सिस्टमैटिकली, इसे पॉइंट नंबर ए बना करके, इसे पॉइंट नंबर बी बना करके, और जब बिल्कुल क्लियर हो जाए तो फिर अगला एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दूंगा इसके ऊपर बेस, उसको ट्राई करना। और मान लो नहीं बैठता है तो फिर दोबारा से ये पूरा वाला एटलीस्ट इतना पार्ट दोबारा से देखना, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, पॉज द क्लास एंड राइट इट डाउन एंड आई विल मूव अहेड विद द एग्जाम्पल। देखो बेटा जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था ना, मैं वो प्लॉट कर देता हूं। वी हैव लेट्स एन इंडक्टर, कितने का बेटा, 5 हेनरी का। इसके बाद वी हैव अ रेजिस्टर, रेजिस्टर का भी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, है ना, लेट्स से 20 ओम, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक सेल है ना 5 वोल्ट का। इसके बाद वी हैव अगेन अ रेजिस्टर ऑफ 10 ओम एंड अगेन वी हैव ए सेल। और ये वाला जो सेल है हमारे पास, ये सेल बेटा हमारे पास है 20 वोल्ट, ठीक है। ये एंड हो गया सर्किट का। यहां पर अगर देखते हैं तो दिस पॉइंट इज नोन एज ए, और ये वाला पॉइंट जो हमारा बेटा वो क्या है, वी बी। इसके अलावा हमें ये गिवन है कि इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है, आई बी क्यों लिखे अपन, वैल्यू पुट करते हैं 2 एम्पियर्स, ठीक है। साथ ही में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो डी आई बाई डी टी है ना, डी आई बाई डी टी बेटा वो अपने को दे रखा है -1 एम्पियर पर सेकेंड, -1 एम्पियर पर सेकेंड। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है और अपने को सिर्फ ये देखना है कि जो इफेक्टिवली निकालना है दैट इज वी बी माइनस वी ए, ये कितना आएगा। ये बेटा आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। आई एम श्योर कि अगर आप लोग ट्राई करोगे ना अच्छे मन से तो मोस्ट ऑफ यू विल गेट इट, बट इसके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी आना ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर कि जब यहाँ तक आ गए हो तो पढ़ के ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब आप एक बार थोड़ा टाइम दो अपने आप को, थोड़ा सा ट्राई इट आउट, है ना। एंड वंस यू आर डन विद इट तो सोल्यूशन देखना। अभी पॉज करके ट्राई कर लो, बिल्कुल अच्छे मन से करना, ठीक है। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। ऑल राइट, तो देखो सोल्यूशन देखते हैं इसका, है ना। जहाँ तक सोल्यूशन की बात करते हैं, देखो बेटा इसका सोल्यूशन अपन कैसे लिखेंगे, है ना, अच्छे समझना। हमको स्टार्ट करना है ए से, हमें वी बी माइनस वी ए चाहिए। मैं ए से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आई विल राइट वी ए सबसे पहले। फिर मैं गया तो मुझे इंडक्टर दिखाई दिया। जब भी पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होता है ना, आप देखो कौन सा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। अगर रेजिस्टर होगा तो आपको याद है करंट के डायरेक्शन में माइनस आर माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर, यही पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं। अगर मेरे पास एक सेल है तो छोटे टर्मिनल से बड़े पे जाओगे तो प्लस ई, अगर बड़े से छोटे पे जाओगे तो माइनस ई। बोले ठीक है सर। अगर इंडक्टर है तो फिर मैग्नीट्यूड के लिए एल डी आई बाई डी टी, और सेल बनाना हमको आता है तो वहीं से शुरू करते हैं। तो ये जो इंडक्टर दिखाई दे रहा है इसको सेल बनाते हैं। करंट कम हो रहा है और करंट राइट में जा रहा है, जब कोई चीज़ कम होती है तो उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, और उस पर्टिकुलर केस के अंदर सेल ऐसे बनता है। अगर आपको थोड़ा भी याद हो बेटा तो हमने बताया था कि आई इंड्यूस और आई सेम डायरेक्शन में होता है जब करंट क्या हो, कम हो रहा हो।
अभी जस्ट बताया था। बोले हाँ सर इतना याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक इसकी वैल्यू की बात करते हैं, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। एल का वैल्यू देखो हमारे पास कितना है 5, डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड देखना है कितना है 1, तो 5 इंटू 1 वोल्ट। यानी अपने को ये एक तरीके से इंडक्टर को तो हटा दिया और एक 5 वोल्ट की ऐसी बैटरी लगा दी। अब कितना आसान हो गया, देखो इंडक्टर का काम ही नहीं है, इंडक्टर है ही नहीं अब हमारे लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक सेल है 5 वोल्ट का यहाँ पर। बोले ठीक है सर। अब बढ़ते हैं आगे, ए से शुरू किया। अब देखो छोटे टर्मिनल से बड़ा टर्मिनल, मतलब क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 वोल्ट। बोले ठीक है सर। 5 वोल्ट प्लस होने के बाद देखो रेजिस्टर आ गया। बोले हाँ, रेजिस्टर में करंट जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। तो जब करंट जिधर जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे माइनस आई आर, माइनस आई आर। तो माइनस आई का वैल्यू हमारे पास कितना था 2, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था 20। बोले ठीक है सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एक सेल आ गया, अब की बार पहले बड़ा फिर छोटा। जब बड़े से छोटा टर्मिनल आता है तो माइनस, तो हम लोगों ने लिख दिया माइनस 5 वोल्ट। बोले ठीक, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा इधर जा रहे हैं, देखो करंट इफेक्टिवली कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे, और हम भी कहाँ जा रहे हैं, नीचे। करंट के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा माइनस, आई तो वही 2 एम्पियर रहेगा और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। बोले ठीक। इसके बाद देखो फिर छोटे से बड़ा टर्मिनल, यानी अब की बार क्या हो जाएगा प्लस कितना 20 वोल्ट। अब कहाँ पर आ गए बी पे, तो यानी इक्वल टू क्या लिख देंगे वी बी। मतलब हमने VA से चलना शुरू किया, जो जो एलिमेंट दिखता रहा उसका पोटेंशियल लिखते गए फिक्स। एक बार और बता रहा हूं, करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट में गए तो प्लस आई आर, छोटे से बड़े टर्मिनल पे गए तो प्लस जो भी वोल्टेज है बैटरी का, बड़े से छोटे पे गए तो माइनस। इंडक्टर के लिए आपको सेल बनाना ही पड़ेगा, समझते हो बात को। यहां तक हम पहुंच के VB तक पहुंच गए। अब यहां से बेटा अगर देखते हैं तो वी कैन राइट VA माइनस VB इक्वल टू, देखो ये 5 से तो 5 कट गया अपना, ठीक है। ये प्लस 20 और ये माइनस 20 भी कट गया, ठीक है। माइनस 40 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 40, यानी 40 वोल्ट इज द आंसर। अंडरस्टूड। तो आई डोंट नो आपका सही है कि नहीं, बट मुझे लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा टफ लग रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा नया लगे, तो वो कहीं ना कहीं बेटा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ही पार्ट है ना, तो लोड नहीं लो उसका, बस अब ध्यान रख लो अच्छे से ताकि अब क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, ठीक है। और इंडक्टर पे भी एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर अपन इस लेक्चर को ओवर करके और फिर अपन पार्ट 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लेंगे, ताकि आपको एक साथ एट ए स्ट्रेच लोड ना आए, ठीक है। तो एक बार इसको अच्छे से समझो, एटलीस्ट सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पॉज द क्लास एंड कॉपी इट हियर ओनली। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा नेक्स्ट जो है ना दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। फाइंडिंग करंट अक्रॉस ए सर्किट, और ये इंडक्टर में काम आता है काफ़ी, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको 2 सर्किट बना के देता हूँ, देन यू विल ट्राई दोज क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला लेट से मेरे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, और ये रेजिस्टर कितना है लेट से R। देन आई हैव एन इंडक्टर, then I have one more resistor capital R, then I'll just close the circuit, right। इसके बाद ये यहाँ पे बेटा हमारे पास एक सेल है EMF का, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है कैपिटल R, और यहीं पे सर्किट अपना क्लोज होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का है, इतनी बात समझ में आती है। और ये इंडक्टेंस कितना दे रखा है कुछ L। हमें ये बोला गया है कि मुझे इस सर्किट में करंट चाहिए, सर्किट में करंट, राइट। मतलब वी नीड टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ I, दिस इज आवर क्वेश्चन। लेकिन इसमें हिडन कंडीशन है कि इसका A पार्ट है एट t इक्वल टू 0 और इसका B पार्ट है एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इन 2 जगह पे हमें बता रहे हैं। अब देखो ये आपको ट्राई नहीं करना है, मैं ही समझाऊंगा इसको कैसे हैंडल करना है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ऑल्दो पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखोगे तो दैट इज चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ एन इंडक्टर, एंड इट विल टेक टाइम, प्लस वो थोड़ा सा एडवांस के लिए है ना। तो हम अभी जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं जो 2 पॉइंट्स बताऊंगा ना वो इनफ रहेंगे आपके लिए, तो उन पे ध्यान देना। आप तो ऐसे समझो बेटा कि व्हेन यू हैव एन इंडक्टर एट t इक्वल टू 0, द इंडक्टर है ना, t इक्वल टू 0 पे अगर बात करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे जो इंडक्टर है वो ब्रोकन वायर की तरह काम करता है, ब्रोकन वायर।
ब्रोकन वायर भी कह सकते हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। इसको आप आगे जाके ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में भी देखोगे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो इंडक्टर है वो प्लेन वायर की तरह काम करता है। प्लेन वायर को आप और क्या बोल सकते हो, जीरो रेजिस्टेंस। आप खुद सोचो ना बेटा, अगर कोई चीज टूटी हुई है मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली लार्ज होगा तो करंट ही नहीं जा रहा, तभी तो टूट गया वायर। वायर टूटने का मतलब क्या है, ब्रोकन, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर ऑफ कोर्स। बिल्कुल उसी तरीके से अगर प्लेन वायर है, प्लेन वायर मतलब ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, ये एज अ फंडा याद रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जो आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा शायद, आई गेस, जहां पे कैपेसिटर को टी इक्वल टू जीरो पे प्लेन वायर और इनफाइनाइट पे ब्रोकन सर्किट, ये उल्टा होता है, समझ गए। तो t बराबर जीरो पे इंडक्टर मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, कोई करंट नहीं जाएगा इंडक्टर से, और t बराबर इन्फिनिटी पे इंडक्टर मतलब प्लेन वायर मतलब जीरो रेजिस्टेंस। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन दोनों पार्ट्स को एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं, है ना, अच्छे से ध्यान रखना। अगर मैं ए पार्ट का सोल्यूशन देखना चाहूं तो ए पार्ट के लिए बेटा ये इंडक्टर किसकी तरह काम करेगा, इंडक्टर इनफाइनाइट यानी टोटल सर्किट, यानी करंट यहां से तो जाएगा नहीं, यानी करंट अपन कलर लेबल कर लेते हैं, करंट यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा, फिर यहां से जाएगा, यहां और यहां, समझते हो कि नहीं। यानी ये करंट यहां से निकला, फिर यहां गया और यहां से होते हुए निकल गया। क्यों, क्योंकि यहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो करंट जाएगा ही नहीं, करेक्ट। और ऐसा ही ऐसे हुआ तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि आई शुड बी इक्वल टू व्हाट, भाई करंट जो है दैट इज टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल देखो कितना दे रखा है अपने पास, ई दे रखा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर प्लस आर, ये तीनों सीरीज में हो गए इफेक्टिवली, यानी ये कितना निकल के आ गया, ई बाय 3R। बोले ठीक है सर। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर मान लो अपन बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, तो देखो जो सेकेंड पार्ट निकलेगा ना, जो सेकेंड पार्ट आएगा, उस सेकेंड पार्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडक्टर जो है वो किसकी तरह काम करेगा, प्लेन वायर या जीरो रेजिस्टेंस। अगर प्लेन वायर की तरह काम करता है तो मैं कोडिंग कर रहा हूं, कलर कोडिंग, ग्रीन कलर। सेकेंड पार्ट इज फॉर करंट, यहां से जाएगा, इसके बाद बेटा करंट कहां से जाएगा, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। करंट हमेशा क्या फॉलो करता है, जहां पे रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो यहां से करंट गया, यहां करंट गया, यहां करंट गया, यहां करंट गया, इसके बाद यहां गया और यहां से घूमते घूमते वापस आ गया, समझ गए। यानी अब की बात करंट इस प्लेन वायर में से होते हुए निकल जाएगा, एंड इफेक्टिवली ये जो कैपिटल आर है ये सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ऐसे ही तो होता है कि रजिस्टर को प्लेन वायर से जोड़ दो तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, समझ गए। यानी इफेक्टिवली ये अपने काम आएगा नहीं सेकंड पार्ट के लिए। तो इफेक्टिवली जो आई आएगा बेटा सेकंड पार्ट के लिए, दैट विल बी टोटल पोटेंशियल बाय, देखो आर, ये तो पूरी प्लेन वायर है, और आर, दो आर सीरीज में हो गए तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ई बाय 2R। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी कैन गेट द आंसर ई बाय 3R एज वेल एज ई बाय 2R। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है ना, टफ नहीं बोलूंगा बट इट इज डिफरेंट, और जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है वो तो वैसे ही डिफरेंट हो जाता है। तो आप आराम से इत्मीनान से 2-3 बार देख के धीरे धीरे समझो इसको, अच्छे से कॉपी में लिखना शुरू करो, एक एक पॉइंट पे ध्यान दो, दोनों के सोल्यूशंस अच्छे से देखो कैसे आ रहा है। फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा गो थ्रू करो। वंस यू आर डन विद दिस देन ओनली यू विल मूव अहेड, राइट। और अभी बेटा मैं ना 1-2 चीज और बस बताने वाला हूँ, छोटा छोटा सा, जो आपको पहले से आता है, वो ब्रेन पे बिल्कुल भी लोड नहीं देगा। फिर अपन सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट कर देंगे एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में म्यूचुअल देख लेंगे, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप एटलीस्ट ये लेक्चर पूरा कर लो एट ए स्ट्रेच, ठीक है। चलो यू कॉपी हियर एंड आई विल मूव अहेड, पॉज करके कर लो अच्छे से। देखो बेटा अब जो पार्ट है ना वो तुमको पहले से आता है, उसका ज़्यादा लोड लेना नहीं है, मतलब कुछ नोट्स जैसे ही समझ लो अब तो। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास रेजिस्टर्स होते थे वैसे ही बेटा इंडक्टर्स का भी कॉम्बिनेशन आता है। इट कैन बी ए सीरीज कॉम्बिनेशन, 2 इंडक्टर आपको सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं, L1 एंड L2, करेक्ट। इफेक्टिवली अगर कभी इनका L इक्विवेलेंट चाहिए होगा तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, L1 प्लस L2। जैसे रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2, यहाँ पे L1 प्लस L2, करेक्ट। अगर मेरे पास इंडक्टर्स दे रखे हैं और ये वाले सारे के सारे इंडक्टर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। एक बार ये वाली स्लाइड सर वापस से ले लेना, दोबारा से कर दे रहा हूँ। हाँ चलो
तो जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, राइट. तो इफ वी हैव मोर देन वन इंडक्टर्स, राइट, दे कैन बी इन सीरीज. ये कॉम्बिनेशन किसका है बेटा? ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है. इसके अंदर इफ दिस इज L1 एंड इफ दिस इज L2, तो वेरी इजीली वी कैन राइट L इक्वलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, बिल्कुल रेजिस्टर की तरह. बिल्कुल इसी तरीके से अगर सीरीज की जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा वी विल हैव वन इंडक्टर लाइक दिस, the other like this, right. This is what L1, this is what L2, and here अगर मुझे 1 by L equivalent लिखना पड़ेगा तो ये आ जाएगा बेटा 1 by L1 plus 1 by L2, और I can write L equivalent equal to L1 L2 upon L1 plus L2. देखो इसमें मैं बिल्कुल भी टाइम दे नहीं रहा हूँ अननेसेसरी, बिकॉज ये पूरा आपका पढ़ा हुआ है. तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास रेजिस्टर में थे, है ना, सीरीज पैरेलल के, सिमिलर कॉम्बिनेशन कैन बी आस्क्ड फॉर इंडक्टर्स एज वेल, ऑल्दो देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी फॉर दैट. इंडक्टर में इंडक्टर के क्वेश्चन पूछेगा ना, कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर के क्यों पूछेगा, इसलिए. बट फिर भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया. करेक्ट. तो इसको एक बार चाहो तो कॉपी कर लो. आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, तो बस एक एक लाइन लिख के छोड़ दो, ठीक है. फिर बस एक लास्ट टॉप पॉइंट और रह गया इस टॉपिक में, फिर आज की क्लास रैप कर देंगे, ठीक है. चलो पॉज करके कॉपी करो अच्छे से, छोड़ना नहीं है क्लास बीच में ना. ऑल राइट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है. देखो बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको लाइट मत लेना. जब हम एक इंडक्टर की बात करते हैं, लेट्स से सोलेनॉइड की बात करते हैं, कॉइल ही तो है बेसिकली, इंडक्टर इज अ कॉइल. और हमें ये भी पता है कि इसके अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा. अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड रहता है तो ऑफकोर्स ही बात है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, एंड जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी स्टोर होगी? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी. जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? कैपेसिटर में होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल. बिल्कुल उसी तरीके से इंडक्टर में कौन सी होती है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है. ये क्वेश्चन आता है थियोरेटिकली, किस नेचर की एनर्जी किस में स्टोर हो रही है. तो कैपेसिटर या कंडेंसर इलेक्ट्रिकल, इंडक्टर या चोक कॉइल मैग्नेटिक एनर्जी. तो यहां से जब एनर्जी की बात करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, चाहें तो बेटा अपन फिर से निकाल सकते हैं. एनर्जी का मतलब क्या होता है? पावर इनटू टाइम कर सकते हैं, तो अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं V इंटू आई, ये पावर होता है, और साथ में कितना? dt. तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. फिर से V की जगह क्या लिख सकते हैं? L di बाई डी टी, dt हट जाएगा. इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम हाफ L I स्क्वायर. ये कितना बनेगा बेटा? हाफ L I स्क्वायर, हाफ L I स्क्वायर. जैसे वहां हाफ CV स्क्वायर बनता था, यहाँ हाफ L I स्क्वायर बनता है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर, ठीक है. इसी से बेटा अपन ना नेक्स्ट पॉइंट भी निकाल लेते हैं, एक बार उसको भी सुन लो फिर लिख लेना एक साथ, है ना. नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है? जैसे वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ एक एनर्जी डेंसिटी पढ़ते थे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और शायद आपको हो सकता है याद भी आ रहा हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जैसा होता था. बिल्कुल उसी तरीके से बेटा यहां पर हमारे पास टर्म आ जाती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. और बेटा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को UdM लिख देता हूं मैं, UD फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड M फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है. और बेटा ये होती है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. देखो डेंसिटी का मतलब ही बेटा ये निकल के आता है, व्हेन यू राइट नॉर्मल डेंसिटी दैट इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी व्हाट? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी कैन राइट इट एज हाफ L I स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम को बेटा आप क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ. अगर यहाँ एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दोगे ना L में, जैसे जो आपको अभी सोलेनॉइड वाला लिखवाया था, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, तो अपने आप A इंटू L कट जाएगा, और बेटा ये एक्सप्रेशन इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएगा B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट में. जैसे वहां था हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यहाँ भी हाफ है,
करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या है, 1/μ0 है, और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी। चाहो डिराइव करना तो एल का एक्सप्रेशन लिख देना, μ0 n² × 12, अपने ज़्यादा काम का है नहीं, हमें तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, हमें बेसिक एक्सप्रेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है दैट इज अगेन सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड दिस इज इक्वल टू b²/2 μ0। समझ गए बेटा बात को? तो कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां मैग्नेटिक एनर्जी होगी और उसकी डेंसिटी b²/2 μ0 होगी। क्लियर? तो अगर ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको कॉपी कर लो, है ना। और इस पे कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, एल इतना है, ये इतना है, बताओ कितना एनर्जी स्टोर हुआ, तो वेरी इजीली यू कैन डू इट। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो एक बार के लिए इसको कॉपी करो, है ना, और अच्छे से समझो। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करेंगे फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस से, ठीक है। फिर एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट करके लास्ट में एसी जनरेटर, डीसी मोटर, एलसी ऑसिलेशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लोज्ड, ठीक है, राइट। तो एक बार कॉपी करो, फिर सेल्फ इंडक्टेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपने डाउट्स क्लियर करो। वंस एवरीथिंग इज डन देन गो टू द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। तो पॉज करके यू कैन कॉपी इट डाउन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।